साल 2001 में भुज में आए अर्थक्वेक के बाद गुजरात में हालात संभालने में नाकाम रहे बीजेपी सरकार की काफी बुराई होने लगी। इस बीच साबरकांत लोकसभा और साबरमती विधानसभा में बाई इलेक्शन में कांग्रेस ने बीजेपी को हरा दिया। अगले एक साल में गुजरात में विधानसभा इलेक्शन होने वाले थे और सरकार की गिरती छवि देखकर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने एक बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने गुजरात के उस वक्त के सीएम केशुभाई पटेल को हटाकर नरेंद्र मोदी को सीएम बना दिया। दिल्ली से सीधा गुजरात लाने का ये डिसीजन स्टेट बीजेपी के लिए एक नया मोड़ जैसा था। मोदी के सीएम बनने के बाद गुजरात बीजेपी के सीनियर नेता इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं थे। अब मोदी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अगर उन्हें सीएम के पद पर बने रहना है तो किसी विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बनना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गुजरात के पूर्व वित्त मंत्री बीजेपी के सीनियर नेता वजुभाई ने अपनी राजकोट विधानसभा सीट खाली कर दी ताकि मोदी वहां से चुनाव लड़ सके। आपने पहले ही बाई इलेक्शन में मोदी ने एक ऐसा बयान दिया जो काफी चर्चे में रहा। उन्होंने कहा, कांग्रेस वाले इटली के एक महिला को अपना मान सकते हैं लेकिन इस मट्टी के एक बेटे को बाहरी कहते हैं। ये स्टेटमेंट तुरंत पॉलिटिकल डिबेट का मुद्दा बन गया। राजकोट एक प्रो बीजेपी सीट थी लेकिन फिर भी मोदी की जीत का मार्जिन उतना ज्यादा नहीं रहा था जितना उम्मीद किया जा रहा था। ये चुनाव उनके पॉलिटिकल करियर का एक क्रूशियल मूवमेंट था जिसमें उन्होंने अपनी एग्रेसिवली पॉलिटिकल स्टाइल का पहला ग्लिम्स दिखा दिया था। राजकोट के इस बाई इलेक्शन में नरेंद्र मोदी सिर्फ 1472 वोट के छोटे मार्जिन से जीत पाए, जबकि पिछले विधानसभा इलेक्शन में यही सीट बीजेपी ने डबल मार्जिन से जीती थी। सिर्फ राजकोट ही नहीं बल्कि गुजरात के महुआ और सयागुंज जैसे दो और बीजेपी डोमिनेटेड सीट भी कांग्रेस के हाथ चली गई। इसके अलावा पंचायत, तालुका और डिस्ट्रिक्ट लेवल के इलेक्शन में भी कांग्रेस को भारी जीत मिली, जो बीजेपी सरकार के लिए एक बड़ा वार्निंग साइन जैसा था। ऐसे हालात में जब मोदी गुजरात के नए सीएम बने थे तब भी बीजेपी को एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ा। पॉलिटिकल सर्कल्स में ये स्पेकुलेशन होने लगे कि 2003 के विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस फिर से गुजरात में सरकार बना सकती है। लेकिन फिर 27 फरवरी 2002 का दिन आया, गोधरा कांड का वो घटना जिसने गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे भारत की पॉलिटिक्स का दायरा ही बदल दिया। ये एक ऐसा ट्रेजेडी थी कि जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल करियर के लिए एक संजीवनी बूटी जैसे बन गई। आखिर कैसे मोदी ने गोधरा कांड और उसके बाद के गुजरात दंगों को अपने इलेक्शन स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनाया? कैसे बीजेपी ने गुजरात गौरव यात्रा का यूज करके पॉलिटिकल नैरेटिव शिफ्ट किया और कैसे अटल बिहारी वाजपेयी और बीजेपी लीडरशिप ने इस पूरे गुजरात को एक नए सैफ्रॉन वेव में बदल दिया? ये सिर्फ एक नया पॉलिटिकल चैप्टर की शुरुआत थी। 2002 का गुजरात एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां राजनीतिक इक्वेशन पलटने वाली थी। 27 फरवरी 2002 का गोधरा में जो घटना हुई उसने सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति का दिशा ही बदल दिया। पहले से ही गुजरात में हिंदुत्व पॉलिटिक्स एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुकी थी। आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल जैसे संगठन राम मंदिर आंदोलन के जरिए एक विशेष पॉलिटिकल नैरेटिव तैयार कर रहे थे। गोधरा कांड इनके लिए एक ऐसा हादसे की तरह आया जिससे एक बड़े पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा में बदला जा सके। जैसे ही गोधरा कांड की खबर फैली उसी शाम वीएचपी ने गुजरात बंद का ऐलान कर दिया। ये एक ऐसा वार्निंग थी जो बता रही थी कि अगले दिन गुजरात के इतिहास में एक अंधकार भरी रात लिखने वाली थी। इंटेलिजेंस एजेंसी और सीनियर पुलिस अधिकारी आईपीएस संजीव भट्ट ने सरकार को अलर्ट कर दिया था कि अगर बंद के दौरान स्थिति नहीं संभाली गई तो दंगे भड़क सकते हैं। इस सब के बीच नरेंद्र मोदी ने एक अलग ही अप्रोच ली। जिस वक्त उनके सीएम बनने के बाद बीजेपी एक के बाद एक बाई इलेक्शन हार रही थी, उनके राजनीतिक भविष्य एक सवाल बन चुका था। लेकिन मोदी समझ गए कि गोधरा कांड एक ऐसा टर्निंग पॉइंट के रूप में आया है जो उनके पॉलिटिकल करियर को एक नए डायरेक्शन में ले जा सकता है। इसीलिए गोधरा कांड होते ही उन्होंने तुरंत वहां पहुंचकर स्थिति को देखना।
गुजरात पहले से ही सांप्रदायिक तनाव के एक बारूद के ढेर पर बैठा था। बस एक जरूरत थी तो चिंगारी की। अगले दिन बंद के दौरान पूरे गुजरात एंटी मुस्लिम दंगों में जलने लगा। इस दौरान सरकार की जो भूमिका रही उस पर कई सवाल उठने लगे। ये एक ऐसी स्थिति थी जो एक तरफ मोदी के विरोधियों के लिए एक आरोप पत्र थी, तो दूसरी तरफ हिंदुत्व पॉलिटिक्स का एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बन रही थी। लेकिन सवाल ये है, मोदी ने इस स्थिति को पॉलिटिकल नैरेटिव कैसे शिफ्ट किया? कैसे बीजेपी ने गोधरा कांड और गुजरात दंगों का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक पकड़ बढ़ाने के लिए किया? कैसे गुजरात का माहौल को एक बड़े चुनावी स्ट्रेटेजी में बदला गया? और कैसे इस गुजरात मॉडल के चुनाव पर चढ़कर मोदी 15 साल तक गुजरात पर राज करने के बाद देश के राजनीति में शिखर तक पहुंच गए। गोधरा कांड एक दुखद और भयानक घटना थी, जिसमें रेल में सफर कर रहे हिंदू यात्रियों को जिंदा जला दिया गया। ये एक ऐसा हादसा था जिसमें सरकार का सबसे बड़ा जिम्मेदारी ये होता कि अपराधियों को पकड़कर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए और स्टेट मशीनरी इंश्योर करे कि पूरे गुजरात में स्थिति न बिगड़े। लेकिन जो हुआ वो इससे बिल्कुल अलग था। मोदी की सरकार ने तुरंत एक्शन लेने की बजाय एक अलग ही राजनीतिक नैरेटिव तैयार करना शुरू कर दिया। सबसे पहले गोधरा कांड के शवों को अहमदाबाद लाकर सड़कों पर घुमाया गया, जो सामाजिक और धार्मिक भावनाओं को भड़काने का एक बड़ा कारण बना। ये एक ऐसा कदम था जिससे हिंदू समुदाय को गुस्सा और भड़काया गया और इसके तुरंत बाद मुस्लिम विरुद्ध संगठन अटैक्स भी शुरू हो गए। इस बार एक नए तरीके से सब कुछ हो रहा था। पहली बार देश में किसी दंगे को टीवी पर लाइव दिखाया गया। उस वक्त न्यूज़ चैनल की संख्या बढ़ रही थी और ये पहली बार था जब पूरे भारत में टीवी स्क्रीन पर गुजरात दंगों का एक एक सीन दिखाया जा रहा था। 3 दिन तक 28 फरवरी से 2 मार्च तक स्टेट मशीनरी बिल्कुल गायब रही। एक तरफ हिंदू मॉब्स खुलेआम मुस्लिम मोहल्ले में घुसकर तोड़फोड़ और दूसरी ओर मुस्लिम भी सेम कर रहे थे, और दूसरी तरफ पुलिस या तो अनजान बनी रही या फिर मुख्य रूप से एक तरफा एक्शन करती रही। ये दंगे कितने भयानक थे इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि कई घरों में पूरे के पूरे परिवार को जिंदा जला दिया गया। ऐसे लोग भी थे जो गोधरा कभी गए ही नहीं थे। उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं था। 2000 से अधिक लोगों की जान चली गई, जिसमें अधिकतर मुस्लिम थे। जिस वक्त गुजरात जल रहा था उस वक्त 1 मार्च 2002 को मोदी जी न्यूज़ पर इंटरव्यू दे रहे थे। इस वक्त उनसे एक शांति और संतुलित बयान की उम्मीद थी जो दंगे रोकने में मदद कर रहे, लेकिन उसके बजाय उन्होंने न्यूटन का 3rd लॉ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का हवाला दे दिया। उन्होंने गोधरा के एक पर्टिकुलर समुदाय पर ब्लेम डालते हुए कहा कि गोधरा का इस एरिया के लोगों का क्रिमिनल टेंडेंसी रहा है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट था जो सीएम के रूप में स्थिति को कंट्रोल करने के बजाय एक अलग ही नैरेटिव देने लगा। मोदी के इस बयान का असर ये हुआ कि बीजेपी और उसके जुड़े हुए हिंदू संगठन जैसे वीएचपी और बजरंग दल इस पूरी स्थिति को एक बदले की सोच में डालने लगे। मुस्लिम समाज में भी ये बात साफ थी कि किसी ने भी गोधरा कांड का समर्थन नहीं किया, बल्कि हर कोई अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलते हुए देखना चाहता था। मगर मोदी और बीजेपी का पूरा फोकस अपराधियों को सजा देने पर नहीं, बल्कि पूरे गुजरात का माहौल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाने पर था। इतिहासकार नीलंजन मुखोपाध्याय, जो मोदी के ऑफिशियल बायोग्राफी लिखने वाले पत्रकार हैं, लिखते हैं कि अगर गोधरा कांड ना होता और उसके बाद का दंगा ना होता तो मोदी का गुजरात में टिकना मुश्किल हो जाता है। ये एक ऐसा मोड़ था जिसमें मोदी ने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को नए रूप में तैयार किया। गोधरा और गुजरात दंगों को एक ऐसा मुद्दे पर बदल दिया गया जो आने वाले चुनाव में एक महामंत्र साबित होने वाला था। अगर 2002 का गुजरात दंगा ना होता तो नरेंद्र मोदी शायद वो नेता नहीं बन पाते जो आज वो है। ये एक ऐसा घटना था जो उनके राजनीतिक जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। दंगों से पहले गुजरात में असली शक्ति बीजेपी या मोदी के हाथ में नहीं, बल्कि विश्व हिंदू परिषद वीएचपी और उसके नेता प्रवीण तोगाड़िया के हाथ में थी।
तोगाड़िया गुजरात के असली किंग मेकर माने जाते थे और उनके सामने स्टेट के बड़े बीजेपी नेता भी नतमस्तक रहते थे। 1980s और 90s के दशक में राम मंदिर आंदोलन में आरएसएस और उसके संगठन वीएचपी और बजरंग दल को गुजरात में मौजूद बनाने का मौका दिया गया। जब 2002 के दंगे हुए तब सड़कों पर वही वीएचपी के कार्यकर्ता दिखे जो संगठित तरीके से मुसलमानों को निशाना बना रहे थे। गुजरात के मंदिरों में सिर्फ एक तरफा भाषण दिया गया जिसमें हिंदू समुदाय को इस दंगे को धार्मिक लड़ाई के रूप में दिखाने के लिए प्रेरित किया गया। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे बड़ा लम्ब नरेंद्र मोदी को मिला। जब पहले सिर्फ एक मुख्यमंत्री थे, वो धीरे धीरे हिंदुओं के एक मुखियाता या मसीहा के रूप में प्रसुरित होने लगे। ये एक ऐसा स्थिति थी जिसमें उन्होंने वीएचपी के असली नेता प्रवीण तोगाड़िया का भी कार्य क्षेत्र सीमित कर दिया। आगे चलकर जब मोदी पीएम बने तो तोगाड़िया को उनकी राजनीतिक किस्मत के हवाले छोड़ दिया गया। जैसे उन्होंने अपने अन्य राजनीतिक प्रतिद्वंदियों केशुभाई पटेल, शंकरसिंह वेगालिया, लालकृष्ण आडवाणी और उमा भारती के साथ किया था। जब केशुभाई पटेल को गुजरात की सीएम कुर्सी से हटाया गया तब मोदी ने उनके करीबी नेताओं को भी धीरे धीरे साइडलाइन करना शुरू किया। इन्हीं में से एक नाम था हरेन पांडे, गुजरात के गृह मंत्री। शुरू में मोदी और पांडे अच्छे राजनीतिक मित्र थे, लेकिन 2002 के दंगों के बाद इनके रिश्ते बिगड़ने लगे। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नैरेटिव में एक कंसर्न सिटीजन ट्रिब्यूनल बनी थी जो गुजरात दंगों की जांच कर रही थी। मई 2002 में हरेन पांडे ने इस ट्रिब्यूनल के सामने गोपनीयता की शर्त पर गवाही दी कि नरेंद्र मोदी ने दंगों के दौरान पुलिस और प्रशासन को एक विशेष तरीके से एक्शन लेने के लिए कहा था। ये एक ऐसा गवाही थी जो मोदी के खिलाफ जा सकती थी, लेकिन मोदी तक ये बात उनके इंटेलिजेंस नेटवर्क के माध्यम से पहुंचाई गई। कैरावन मैगजीन के एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के उस समय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा ने स्टेट इंटेलिजेंस डायरेक्टर जनरल को सीधा निर्देश दिया था कि जो फैक्ट फाइंडिंग पैनल्स गुजरात दंगों की जांच कर रहे हैं उन पर नजर रखी जाए। एक राजनीतिक शिकंजा धीरे धीरे पांड्या के आसपास कसने लगा। गुजरात इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 जून 2002 को एक कॉन्फिडेंशियल एंट्री में पांड्या के फ़ोन नंबर रिकॉर्ड किए गए थे और उसके सर्विलेंस का आदेश दिया गया था। जल्द ही हरेन पांड्या गुजरात के राजनीतिक में एक अलग रुतबा बना चुके थे जो मोदी के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता था। लेकिन 2003 में उनकी रहस्य पुराण हत्या हो गई। जिस तरीके से उनका मर्डर हुआ उसने गुजरात में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। इस हत्याकांड को कोई जवाब कभी नहीं मिला, लेकिन बीजेपी के अंदर ही ये चर्चा होने लगी कि बढ़ती सत्ता और व्यक्तिवाद का ये नतीजा था। गुजरात दंगों के बाद मोदी एक नए अवतार में उभर चुके थे। उन्होंने सिर्फ कांग्रेस को हराया बल्कि बीजेपी के अंदर अपने संभावित विरोधियों को भी शिक्षा दे दी। यह सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रहा, बल्कि 2014 और 2019 में जब मोदी ने पीएम के रूप में चुनाव जीता तब ये पूरी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी नेशनल लेवल पर काम कर रही थी। अब जो मोदी भारत के राजनीतिक में एक प्रमुख शक्ति बन चुके हैं उसका एक बड़ा आधार 2002 में पड़ा था। अगर गोधरा कांड और गुजरात दंगे ना होते तो शायद मोदी भी वहाँ नेता ना होते जो आज वो है। 4 अप्रैल 2002 को लगभग एक महीने के बाद वाजपेयी गुजरात पहुंचे। उन्होंने एक समझदार नेता की तरह गुजरात में हुए दंगों को भारत के ऊपर एक धब्बे के रूप में बयान किया और साथ ही मोदी को सार्वजनिक मंच पर राम धर्म निभाने की सलाह दी। वाजपेयी ने कहा, राम धर्म बहुत मान्य रखता है, मैं इसे अपना रहा हूँ और जितना हो सके पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ। राजा, शासक और प्रजा के बीच कभी भी कोई भेद नहीं होना चाहिए, न जन्म, न जाति, न संप्रदाय के आधार पर। मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र भाई भी वही कर रहे हैं। इस दौरान बीजेपी के अंदर भी वाजपेयी के कुछ लोग मोदी को गुजरात के सीएम पद से हटाने का सोच रहे थे, लेकिन मोदी को आडवाणी का पूरा सपोर्ट मिल रहा था। अप्रैल 2002 में गोवा के पाटजी में एक आलीशान मैरियट होटल में बीजेपी की एक मीटिंग हुई और वहां मोदी ने खुद अपना इस्तीफा देने का ऑफर रख दिया। कुछ लोग इस संकट के दौरान पार्टी का सपोर्ट जीतने के रूप में देख रहे थे,
लेकिन आरएसएस ने पूरी तरह से मोदी के साथ खड़ा हो गए और आडवाणी ने भी साफ कह दिया मोदी के इस्तीफा के बाद पार्टी अपने कोर वोट बैंक का सामना नहीं कर पाएगी। पत्रकार राजदीप सरदेसाई के किताब के हिसाब से आडवाणी का ये बयान था कि मोदी अब हमारे असली हीरो हैं। वही प्रधानमंत्री वाजपेयी को चिंता थी कि गुजरात दंगों के चलते उनके एनडीए गठबंधन में दरार पड़ सकती है, जिसमें नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और रामविलास पासवान जैसे सेकुलर नेता भी शामिल थे। लेकिन आखिरकार आडवाणी के सपोर्ट से मोदी की पोजीशन को बढ़ावा मिला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे से लेकर आरएसएस, आडवाणी और अरुण जेटली तक सब मोदी के साथ हो गए थे। कुशाभाऊ ठाकरे इतनी मजबूत थी कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि अगर केंद्रीय में वाजपेयी की सरकार गिर भी रही होती तब भी उनका सपोर्ट मोदी को ही होता। इस मीटिंग में वाजपेयी ने आगे कहा, इंडोनेशिया, मलेशिया जहां भी मुस्लिम रह रहे हैं ये सावधानी से रहना नहीं चाहते। वे समाज के साथ घुल मिल नहीं पाते और उन्हें शांति से रहने में कोई रुचि नहीं। हमें किसी से धर्मनिरपेक्षता की बात की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुसलमानों और ईसाइयों से आने से पहले भी भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश था। ऐसे में जो लोग मोदी को गुजरात के सीएम से हटाने की सोच भी रहे थे, उन्होंने धीरे धीरे मोदी के लाइन पर चलना शुरू कर दिया। भारत के राजनीतिक इतिहास में ये दुर्लभ ही एक प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री के रूप में देखना पड़ा। मैरियट होटल में मोदी के इस्तीफा के प्रस्ताव ने बीजेपी के क्रेड में जोश भर दिया और वहां मोदी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। मोदी ने मीडिया के सवालों का चतुराई से जवाब देना शुरू कर दिया। जब भी कोई जर्नलिस्ट गुजरात के बारे में प्रश्न करता तो उनका कहना होता यह सिर्फ गुजरात को बदनाम करने की साजिश है। इस तरह उन्होंने खुद को पूरे गुजरात के प्रतिनिधि बना दिया और हर सवाल को गुजरात के सम्मान और प्रतिष्ठा से जोड़ने लगे। फिर नरेंद्र मोदी ने अपने इमेज को ऐसा सेट किया जैसे मीडिया उनके अगेंस्ट है और इस्लामिक आतंकवादी उनकी जान लेना चाहते हैं। गुजरात राइट्स के बाद उन्होंने गुजरात गौरव यात्रा प्लान किया ताकि हिंदू वोट बैंक टाइट हो जाए। इलेक्शन जल्दी करने के लिए जुलाई 2002 में सीएम पोस्ट से रिजाइन किया, लेकिन केयरटेकर सीएम बने रहे। चुनाव आयोग ने बोला कि गुजरात में हालात खराब है, लेकिन मोदी और बीजेपी ने प्रेशर बनाया, रिलीफ कैंप्स क्लोज कर दिए ताकि लोग लगे सब नॉर्मल है। फिर सितंबर 2002 में गुजरात गौरव यात्रा निकली, जिसमें मोदी ने अपने आप को हिंदू रक्षक दिखाया। उन्होंने एक टॉक्सिक कमेंट भी दिया था जो सबको शॉक कर दिया था उस टाइम पे। वो कमेंट था कि रिलीफ कैंपेन क्या सिर्फ बच्चे पैदा करने का सेंटर है। इलेक्शन टाइम पर भी एक मुस्लिम फतवा आया जो कांग्रेस को सपोर्ट करता था, पर मोदी ने इसको इशू बना दिया और हिंदू वोट्स पोलराइज कर दिए। रिजल्ट क्या आया? बीजेपी ने 127 सीट जीती, कांग्रेस ने सिर्फ 51 पर हार गई। मोदी सीएम बने और अमित शाह होम मिनिस्टर। लेकिन फिर ट्विस्ट आता है। हरेन पांड्या जो पहले मोदी के सपोर्टर थे, उन्हीं के अगेंस्ट बोलने लगे। पांड्या को साइडलाइन किया गया, पर फिर उनकी मिस्टीरियस हत्या हो गई, जो कि आप लोग समझ सकते हो किसने कराई होगी। गुजरात पुलिस ने इसका ब्लेम पाकिस्तान और दाऊद पर डाल दिया, पर 2011 में हाईकोर्ट ने केस को फेक बता दिया। मोदी ने राइट्स और गोधरा कांड का फुल पोटेंशियल फायदा उठाया और एक हिंदू आइकन बन गए, और उनका नतीजा आप आज देख सकते हो। अगर गोधरा कांड नहीं होता तो मोदी भी आज शायद वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां वो है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।